हेलो एवरीवन। आज बेटा हम जो नावल पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है निर्मला, जो कि हमारे हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद की जी के द्वारा लिखा गया है। ये नावल बेशक कह लो कि 1800 या 1900 सदी के आसपास लिखा गया था, ठीक है। बट उस टाइम की जो लड़कियों की स्थिति थी उसके बारे में बताया गया था कि लड़कियों को एक जस्ट बोझ समझा जाता था कि अब जवान हुई है, मान लो 13-14 साल की हुई है, आयु की हुई है, तो उसको उसकी शादी कर दी जाए तो उसका बोझ हल्का हो जाएगा पेरेंट्स का। तो चाहे पेरेंट्स अपना बोझ हल्का करते थे, लेकिन जो आगे वाले थे वो सिर्फ उसे एक भोग विलास की वस्तु ही समझते थे। इस नावल में मुंशी प्रेमचंद जी ने एक ऐसी लड़की का किरदार लिया है जो चाहे वैसे तो मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, उसकी शादी फिक्स हो जाती है, लेकिन अचानक क्या होता है, मिस हैपनिंग होती है उसके घर में कि उसके पापा की डेथ हो जाती है। वो अच्छा वकील था, नौकर चाकर थे घर में, लेकिन कमाने वाला वही था। तो जिसके कारण जो थी उसकी जो शादी बाद में टूट जाती है, क्योंकि उसके ससुराल वालों को ये उम्मीद नहीं रहती कि अब शादी का खर्चा कौन उठाएगा, कौन दहेज देगा। तो फॉर दिस रीज़न जो उसकी माँ होती है वो उसकी शादी एक बुजुर्ग आदमी से कर देती है। यानी कि वो निर्मला खुद वैसे 15 साल की थी, तो जिससे शादी की जाती है वो 35 ईयर का था। यानी कि दोनों के उम्र में कम से कम 20 साल का फ़र्क था। तो किस प्रकार जो लड़की, एक बोली वाली लड़की, एक बचपना जो व्यतीत करती है, हंसी मजाक करती रहती है, किस तरह बाद में शादी के बाद वो इतनी मैच्योर हो जाती है। तो शादी के बाद भी उसका पति चाहे उसे अपनी पत्नी बनाता, लेकिन फिर भी शक की नज़र में देखता रहता है। रीज़न ये है कि जो उसका खुद का बेटा होता है, क्योंकि वो उसकी जो दूसरी शादी थी, उसके पहले भी 3 बच्चे थे, उसे शक की नज़रों में देखता है। और उसका खुद का जो पहला बेटा था, जो बड़ा बेटा था, 3 बेटे थे, वो खुद 16 ईयर का था। देखो, जो उसने पत्नी जिससे लड़की से शादी की वो 15 साल की थी। तो चाहता तो वो 1-2 साल के बाद अपने बेटे की शादी कर सकता था, चाहे जब ये अगर मान लो कि उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। लेकिन ये था कि वो एक वकील है, अच्छा खासा कमाता है, तो अपनी दंपति जीवन को, पारिवारिक जीवन को दोबारा इंजॉय करने के लिए तो वो किसी लड़की की फीलिंग्स को नहीं देखता, सोचता है कि वो एक भोग विलास की वस्तु है। तो जो उसे एंड में रियलाइज होता है कि नहीं, ये तो बहुत पवित्र चीज़ है, मैं इस लड़की को किस नज़र से देखता रहा। तो जो निर्मला है, निर्मला के पिता का नाम, ये सारे करैक्टर आएंगे, उदय भानु है जो कि पेशे से एक वकील है। माँ का नाम कल्याणी है, ठीक है। निर्मला 3 बहन भाई हैं, यानी कि निर्मला एक खुद जो बड़ी बहन है उसकी उम्र 15 साल है, छोटी बहन जो कृष्ण है 10 साल की है, एक को उससे सबसे छोटा जो भाई है जिसका नाम चंद्र है। निर्मला की जो जब वो 15 ईयर की होती है तो माँ बाप सोचते हैं जो बड़ी हो गई है अब इसकी शादी कर दें तो हमारा बोझ हल्का हो जाएगा। तो उसकी जो एंगेजमेंट है वो भुवन मोहन सिन्हा से कर दी जाती है, ठीक है। बाद में वो डॉक्टर सिन्हा बनता है बाद में फ्यूचर में जाकर। तो बाद में उसके एंड में उसकी मल्टी मुलाकात भी होती है। तो इधर जो बाद में जब उसके पिता की डेथ हो जाती है तो ये इसके पिता और ये खुद भी इनकार कर देते हैं शादी से कि नहीं भी मुझे तो अब दाज में कुछ नहीं मिलेगा, ना ही कोई शादी में आओ भगत होगी, तो उससे शादी से इनकार कर देते हैं। तो माँ सोचती है कि मैंने बेटी की शादी तो करनी है, तो वो किसी और अपने किसी जो होता है मोतीराम, उसे कहती है कि कोई लड़का ढूंढो। तो जो भी 3-4 लड़के ढूंढे थे सभी दाज के लालची थे। तो उसे जो एक लड़का मिला, लड़का क्या बुजुर्ग ही कह लो, वो 35 साल का था, उसका नाम मुंशी तोताराम था। तो उसके खुद 3 बेटे थे, मनसाराम जो 16 साल का था, मजला जो 12 साल का था, सिया जो 7 साल का था। तो वो कहता है कि देखो एक लड़का है,
उसकी पत्नी मर चुकी है, 3 बच्चे हैं, अच्छा खासा कमाता है, आपकी बेटी खुश रहेगी। तो दूसरी बात ये भी है कि दाज की कोई चिंता नहीं, दाज नहीं लेगा वो। तो माँ खुश हो जाती है कि चलो हमें क्या है कि मतलब दाज तो नहीं ना देना पड़ेगा। तो वो ये नहीं सोचती कि देखो उम्र का कितना अंतर है, एक पैसा ही सब कुछ नहीं होता, एक हम उम्र जो होता है पार्टनर का वो भी बहुत काउंट करता है। तो उसके पास चाहे नौकर, शादी के बाद नौकर चाकर थे, पैसा था, वो मुंशी लोताराम उसके लिए सब कुछ ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करता था, लेकिन उसे वो अपने पिता के रूप में ही देखती थी कि इतना बड़ा है, ठीक है ना। उसका बेटा देखो खुद 16 साल का है, तो वो उसके मन में पति के वाली जो कोई फीलिंग्स आती ही नहीं है। तो उधर मुंशी तोताराम भी उसे बाद में अपने बेटे को लेकर शक की नज़रों से देखता है कि शायद मेरी बीवी का चक्कर जो मेरे बेटे के साथ है। तो बेटा उल्टा उसे भी माता के रूप में ही देखता था। चलो स्टोरी देखते हैं क्या होता है। कहता बाबू उदय भानु एक अच्छे वकील थे, यानी कि निर्मला के पिताजी। उन पर लक्ष्मी की बड़ी कृपा थी। इसी कारण अपने परिवार के जीवन में जो भी गरीब लोग होते थे उसे सहारा देते थे। वे अपनी ड्यूटी समझते थे इस चीज़ को। उदय भानु लाल की 2 बेटियां थी, एक का नाम निर्मला था तो छोटी का नाम कृष्णा था। जो निर्मला थी वो 15 साल की थी और जो कृष्णा थी 10 साल की थी। दोनों का स्वभाव बड़ा चंचल था, मतलब खेलना कूदना, सैर तमाशे करना, गुड़ियों के साथ खेलना, यही सारा दिन वो काम करती रहती थी। ये काफ़ी बचपना था। घर में जिस दिनों में से निर्मला के ब्याह की बातें चलने लगी उस दिन से निर्मला थोड़ी सी सीरियस होनी शुरू हो गई। उसे लगता था कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, बहुत बड़ी हो गई हूँ, तो जो मेरी बहन है वो बहुत छोटी है। आखिर उदय भानु बाबू ने निर्मला का ब्याह एक बाबू भान चंद्रा सिन्हा के बेटे भुवन मोहन सिन्हा से के साथ कर दिया। उसने कहा चलो दहेज मत देना, लेकिन हमारी जो शादी है, बारात है, उसकी अच्छी खासी मतलब आओ भक्त करना। तो उसे पता है दहेज चाहे नहीं देगा, लेकिन जैसे थोड़ा बहुत लेन देन होता है, गहने होते हैं, ये तो कुछ ना कुछ जरूर करेगा क्योंकि वो इतना अमीर है। ब्याह की सूचना से अब निर्मला के मन में एक टेंशन सी क्रिएट होनी शुरू होगी। उसका रो रो में एक अज्ञात डर सा शुरू होना शुरू हो गया कि क्योंकि अभी वो 15 साल की, अभी जवानी उसकी शुरू हुई थी। तो छोटी बहन कृष्णा खुश थी, वो टेंशन में थी कि अभी मैं जाकर ससुराल में सब कुछ कैसे हैंडल करूँगी। उसकी छोटी बहन खुश थी। जैसे आमतौर पर ये होता है कि बड़ी बहन हो जाता है कि हाँ शादी की टेंशन हो जाती है, लेकिन छोटी बहन को ये होता है कि हाँ अभी जो दीदी की सारी चीज़ें हैं मुझे मिलेगी, ठीक है ना, तो कोई डांटने वाला होगा, उल्टा सारी चीज़ें मुझे मिलेगी, तो हम शादी में खूब गाएंगे, मेहमान आएंगे, नाचेंगे, इंजॉय करेंगे। लेकिन उधर निर्मला रो रो कर सबको गले मिलेगी और विदा हो जाएगी और वे अकेली रह जाएगी। वे निर्मला से कहती है कि अभी वे भी उसके साथ ही जाएगी। निर्मला कहती है कि माता पिता लड़कियों को पता नहीं क्यों अपने घर रखना चाहते हैं, जबकि बदमाशियां करने वाले भाई को घर से विदा नहीं किया जाएगा। जहाँ उसने क्वेश्चन पुट किया है कि देखो हम तो हमेशा पेरेंट्स की केयर करते हैं, फिर भी हमें पेरेंट्स जो हमारा घर होता ही नहीं, ना ससुराल में होता है ना मायके में होता है। तो जो लड़का है वो कभी उसका माँ बाप का कहना मानता ही नहीं, तो फिर भी बचपन से उसे एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि ये तेरा ही घर है, ठीक है ना, तो वो टेंशन फ्री हो जाता है। तो उसका भाई चंद्र उसे छेड़ता है कि किंतु निर्मला का मन एक अनजाने बैर से मुक्त नहीं हो पाता। उदय भानु के घर में निर्मला के ब्याह की तैयारियां चल रही थी। तभी क्या होता है कि उदय भानु और उसकी पत्नी के बीच में थोड़ा कहासुनी होनी शुरू हो जाती है कल्याणी के साथ, क्योंकि उदय भानु चाहता है कि मैं तो अपनी बेटी की शादी पूरी मतलब धूमधाम से करूँगा, पूरा खर्चा करूँगा, लेकिन वो जो पत्नी है वो चाहती है कि वो उसे इतना खर्चा नहीं करना चाहिए, उसे जो दूसरे बच्चे हैं, बेटा है बेटी, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो उदय भानु को थोड़ा गुस्सा आ जाता है कि भी मैं सारा कमाता हूँ, मैं घर का मालिक हूँ, तो ये मुझे हमेशा ही मेरे साथ लड़ती झगड़ती रहती है, तो मैं क्यों ना मल्पी इसे सब कुछ खाने के लिए तो मल्पी घर से निकल जाता हूँ चुपचाप, तो वहाँ पर गंगा किनारे अपने कपड़े छोड़ दूँगा, तो लोगों को लगेगा कि मैंने आत्महत्या कर लिया, 4-5 दिनों के बाद मैं फिर वापस आ जाऊँगा।
इन दिनों के दौरान जो मेरी पत्नी है उसे भी रियलाइज़ हो जाएगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन जैसी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो घर से बाहर निकला तो सूनी गलियों से निकला तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। तो जब उसने पीछे दे मुड़कर देखा तो उसे पता चला कि एक बदमाश उसके पीछे आ रहा है जिसे उसने सज़ा दिलाई थी कि वो डाके डाल रहा था, जुर्म कुछ गलत काम कर रहा था, तो उसने गवाही दी थी कि ये गलत काम कर रहा है। तो बाद में जो बदमाश होता है वो उसे अंधेरे में देखकर, बानू को देखकर, उदय बानू को देखकर उसकी हत्या कर देता था, हर कर देता है, जहाँ से सारी ही स्टोरी पलट जाती है। यानी कि निर्मला की लाइफ ही बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। अब बाबू उदय बानू की हत्या का समाचार जब घर पहुंचा तो बहुत ज़्यादा कोहराम मच गया। तो कल्याणी का विलाप देखा नहीं जाता था। उसे लग रहा था कि उसने अपने पति उसे नाराज़ हो गए हैं, उसके 25 वर्ष की तपस्या ही बिल्कुल ख़त्म हो गई है कि अब बच्चे, जब शादी हो जानी थी बच्चों की तो फिर मैंने सुख का जीवन व्यतीत करना था, अब तो मेरी ये सारी ज़िंदगी बच्चों की परवरिश में निकल गई, तो अब आगे क्या होगा। जो उसके भांजे भतीजे थे 1 महीना तो रहे उसके पास, तो कहने लगे कि हम बदला लेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, आपको सहारा देंगे, लेकिन बाद में वो भी वहाँ से खिसक गए। शौक का आवेग कुछ कम हुआ तो निर्मला को बाद में अपनी बेटी की शादी की जो चिंता सताने लगी कि शादी तो अब करनी ही करनी है, जो इतनी तैयारियां की है, कपड़ा ख़रीदा है, जो कुछ भी सब तैयारियां की है। तो उसने कहा कि जो होना था हो गया, अब जो डेट निश्चित की थी उसी डेट को मैं अपनी बेटी की शादी करूँगी। तो वो प्रहोत को मोटे को वो लखनऊ भेज देती है कि मलबी आप शादियाँ की तैयारियाँ करो। बाबू बालूचंद्र यानी कि जो निर्मला का ससुर बनने जा रहा था, ऊंचे ओहदे पर थे। 1500 रुपये उस टाइम की बात है बेटा, 1900 सदी की, आज का कह लो 1.5 लाख रुपया कह लो, ठीक है ना। वकील थे वो भी, ठेकेदारों से खूब रिश्वत लेते थे। उन्हें उदय बानू की लड़की के साथ अपने बेटे का रिश्ता करते समय कि दोस्त था उसका, जो निर्मला का जो पापा था, ये दोनों दोस्त थे। तो उन्होंने सोचा हम अपने बच्चों की आपस में शादी कर देते हैं। साथ अपने बेटे का रिश्ता करते समय कहने को तो ये कह दिया कि वे दे नहीं लगा, लेकिन उससे फिर भी उम्मीद था कि चंद्रबानू वकील है, अमीर है, कम से कम नकद 20,000 तो जरूर ही देगा ना, खर्च करेगा, कुछ ना कुछ लेन देन जरूर करेगा। तो अब जब उसका दोस्त ही नहीं रहा, कमाने वाला घर में कोई नहीं रहा, तो अब मुझे क्या मिलेगा। तो वो आनाकानी करता है रिश्ते में, उसे टाल देता है। तो वो ये कह देता है देखो अब मेरे दोस्त की बेटी अगर बहू बनकर मेरे घर में आएगी तो मुझे मेरे दोस्त की जात सताती रहेगी, इसलिए मैं भी यानी कि अपनी बेटी की शादी तुम्हारी लड़की से नहीं कर सकता। तो मलपी यहाँ से भी रिश्ता ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट बात में कल्याणी के सामने एक और समस्या खड़ी होगी। एक तो ये थी कि पति पूरा हो गया, अब खर्चा कैसे चलाना, दूसरा लड़की का रिश्ता टूट गया। तो अब रिश्ता टूट गया है तो अब नया रिश्ता कैसे मिले, वो दहेज के बिना कौन इस लड़की की शादी के साथ शादी करेगा। पति के देहांत के पश्चात उसे अपनी दुर्सवदा का पहला और बहुत ही कड़वा अनुभव हुआ। उसे बालचंद्र पर बड़ा गुस्सा आया जो अपनी बात से फिर गया था, किंतु निर्मला का ब्याह तो करना ही था। उसे अब अच्छे वर्ग घर के मिलने की आशा ना रही थी, पर फिर भी लड़की का बोझ तो सिर पे था, यानी कि लड़की को बोझ समझा जा रहा था। तो अभी भी 50% अभी भी समाज में है, लड़कियों को बोझ समझा जाता है। पढ़ाया, चलो ठीक है, पढ़ाया लिखाया जाता है, तो जब वह करियर बनाने की उसकी अवस्था आती है, मान लो कि पहले उसे पढ़ा दिया, खूब अच्छी डिग्री दे दी, तो अब उसने करियर स्टार्ट करना, कोई स्किल एजुकेशन ली है या कुछ करना है, 10-15 लाख लगने हैं। वो कहते हैं हम शादी में लगा सकते हैं, ये उनके 25 लाख भी लगा सकते हैं और भी लगा सकते हैं, लेकिन लड़की के करियर बनाने में हम पैसा नहीं खर्च कर सकते। इतनी नैरो सोच हो जाती है। तो वही पैसा अगर लड़की को चाहे, ठीक है ना, तो वो झट से उसे देने के लिए तैयार हो जाएगा। खर्चा तो सेम लड़के में भी, शादी में आप उतना ही आता है, उतना ही पैलेस, उतना गहना, उतना सब कुछ वगैरह। तो ये सोच है, यही सोच अगर ब्रॉड माइंड हो जाए कि लड़की की भी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कि बाद में उसे देखना ना पड़े कि मेरा घर कौन सा है,
जी क्वेश्चन एंड तक रहता है लड़की के मन में, ठीक है। तो वो आप सेफ हो, ठीक है। आई थिंक मैं सोचती हूँ कि ठीक कुछ लड़कियों की स्थिति सुधरी है, लेकिन अभी भी 60-70% जो जॉब नहीं करते, जहाँ सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है किसी भी स्किल में, तो अभी भी कभी ना कभी उसे कोई ना चीज़ ऐसी फील या फेस करनी ही पड़ती है कि अगर हम तुम्हें कमाई नहीं देंगे, तुम्हें खर्चा नहीं देंगे, तो देखेंगे कैसे तुम अपने शौक पूरे करती हो, है ना। तो ये चीज़ें फेस होती है। चलो हम आगे बढ़ते हैं नावल के। कितने लड़की को वो बोझ समझ रही थी। कल्याणी के सिर पर अब अन्य बच्चों का भी पालन पोषण का बोझ था, ठीक है। इसलिए वे निर्मला के ब्याह से अधिक दहेज नहीं दे सकती थी, ये उसकी एक प्रॉब्लम थी। प्रमोद मोटेराम को निर्मला के लिए वर खोजने के लिए कहा। उसने 3 लड़के ढूंढे, ठीक है, लेकिन सभी जो थे कुछ ना कुछ जो दहेज चाहते थे, तो लेकिन निर्मला की माँ तो दहेज दे नहीं सकती थी। फिर एक लड़का उसने उसके बीच में एक ऐसा ढूंढा जिसकी आप मंथली इनकम जो 400 मास्क थी, पर एक चीज़ ये थी कि वो शादीशुदा था, उसके 3 बच्चे पहले ही थे और वो 35 साल का था, ठीक है। तो ये उसने कहा कि नहीं, उसके घर में सुख सुविधा सब कुछ है, धन दौलत है, पैसा है, नौकर चाकर है, तो आपकी लड़की ऐश करेगी। चलो माँ ने भी देखा कि चलो लड़की अमीर घर में जाएगी, ऐश करेगी, ये वो, पर ये नहीं देखा कि जिसके साथ उसने लाइफ स्पेंड करनी है उसे वो सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो मानसिक तौर पर उसे अपनाएगी कि नहीं अपनाएगी, ठीक है। निर्मला का ब्याह हो गया। वकील साहब का नाम मुंशी तोताराम था, जिसके साथ शादी हो गई। उम्र तो अधिक ना थी, किंतु अधिक काम करने के कारण समय से पहले वो बूढ़े हो गए थे। जिनकी वैसे 35 साल के थे, लेकिन काम करने के कारण, ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण बूढ़े हो गए थे। क्योंकि उस टाइम जो थे लड़के लड़कियों की शादी 20 साल तक हो ही जाती थी। काम की अदा के कारण ना घूमने भी ना जाते थे, इसलिए उनके जन की पेट निकल आया था और उसे मंदागिन और जैसे पाइल्स, बाबासिर जैसी बीमारियां लग चुकी थी परमानेंट। उनके 3 लड़के थे। एक मनसाराम 16 वर्ष का, देखो जो बीवी के साथ, जो लड़की के साथ शादी करके लेकर आया है, वो 15 साल की, जिनकी बेटी की समान हुई ना वो शाद लड़की। दूसरा मंजला जिया और सबसे छोटा सियाराम। तो एक उसकी बहन थी, ठीक है, रुक्मणी। तो उसके ससुराल में कोई नहीं था, वो विधवा थी, इसलिए वो भी यानी कि उसी घर में रहती थी। तो कितने परिवार में हो गए, मोतीराम हो गया, ठीक है, 3 बच्चे हो गए, 3 तो एक वो हो गए 4, फिर देन आफ्टर रुक्मणी उसकी होगी बहन 5, ठीक है। तो जो निर्मला होगी 6 परिवार थे, ठीक है, मेंबर रह रहे थे घर में। तो और नौकर चाकर वगैरह भी थे। तोताराम दंपति विज्ञान में कुशल थे, यानी कि परिवार के मतलब उसे कैसे वैवाहिक जीवन जो मैरिड लाइफ को स्पेंड करना है, कैसे उसे खुश रखना, ये उसमें टैक्ट आते थे। उसे पता था कि मेरा और निर्मला की उम्र में 20 साल का फ़र्क है, इसलिए वो चाहता, उसे ये था कि अब वो मतलब उसका बाप मर गया, कमाने वाला कोई नहीं है, तो उसे मतलब पैसों की चकाचौंध खाकर उसे भरमाना चाहता था कि कभी उसे तोहफे लेकर आ गया, कभी मेवे, कभी मिठाइयाँ, कभी कुछ, कभी सिनेमा लेकर जाता, कभी सर्कस दिखाने लेकर जाता, कि वो ऐसे चकाचौंध देखकर खुश रहें और मेरे साथ दंपति वाला अच्छा जीवन व्यतीत करे। किंतु निर्मला को तोताराम के पास बैठने में बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होती थी। रीज़न क्या था? क्योंकि वो उसकी पिता की उम्र का था, उसे प्रेम नहीं वो कर सकती थी। वह उसे सोचती कि सामान की वस्तु ही समझती कि वो मेरी ऐसे जो नीड्स वगैरह वो पूरी करता है, बस इतना। तोताराम ने सभी फार्मूले अपनाए कि वो निर्मला को अपने बस में कर सके, लेकिन ऐसा पॉसिबल ना हुआ। इवन कि उसने उसे कैशियर भी बना दिया, खजांची भी बना दिया। कचहरी से आकर वे अपनी सारी कमाई उसके हाथ में भी रखना शुरू कर दिया कि शायद पैसों की झलक देखकर उसमें प्रभाव बढ़े, लेकिन फिर भी वो कोई भी उससे के साथ जैसे एक फिजिकल अट्रैक्शन वाली कह लो, प्यार वाली बातें ऐसे नहीं करती थी, ठीक है।
निर्मला जब भी गहने कपड़े पहनकर जब वो शीशे के सामने खड़ी होती तो मान लो कि जैसे वो खुद यौवन महसूस करती, एक अपनी सुंदरता को महसूस करती। तो उसे लगता कि मैं घर से भाग ही जाऊं, कि ये यौवन, ये सुंदरता, ये आकर्षण किस काम का, कि जिसके साथ मैं मलपी तोता राम को वो एक पति के रूप में मान ही नहीं रही थी, एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे तो एज ए पिता के रूप में देख रही थी। तो वो अपने आप में ही एक, जैसे कह लो ना, द्वंद्व वाली व्यवस्था में फंस जाती है। उधर जो रुक्मणी के हाथ में, रुक्मणी यानी कि उसकी जो बुआ है, मालपी अपनी उसके हस्बैंड की कह लो बहन थी, ठीक है, से घर का सारा हिसाब निकल जाने पर निर्मला से जलन होने लगी। आपको पता ही है, एक अर्थ, एक कुदरती फैक्ट है कि कहते हैं वोमन इज़ नॉट फुल वोमन इफ़ शी हैव नॉट जेलसी, कि जेलसी कूट कूट के भरी होती है औरत में। रुक्मणी के हाथ से घर का साफ ताब निकल जाने पर वे निर्मला के जलन करने लगी, बात बात में उसे ताने देती। निर्मला ने उसका जब बार बार उसे टॉर्चर करती थी, उसने उसकी शिकायत अपने पति से कर दी। तोताराम को लगा कि अब चौकी पर छक्का मारने की एक मौका मिला है, तो उसने रुक्मणी को भी डांटा और लड़कों को भी डांटा कि ऐसे मैं उसे रोब जताऊंगा तो निर्मला को लगेगा कि जी मेरा फेवर कर रहा है, तो वो मेरे पर सहानुभूति दिखाएगी, ठीक है। तो जब उसने छोटे बेटे को भी डांटा तो उससे निर्मला को बड़ा दुख लगा कि छोटा सा बच्चा 7 साल का, इसे किस लिए डांट दिया। तो वो उसे रोते हुए बच्चे को अपनी गोद में उसने उठा लिया, यानी कि उसके मन में एक ममता की भावना आनी शुरू हो गई। जब उसने छोटे से बच्चे को गोद में उठाया, अपने सीने से लगाया, तो फिर उसने सोचा क्यों न मैं अपना जो मन है बच्चों के साथ बहलाऊं, अपना जो प्रेम है, स्नेह है, ममता, उन पर ही निछावर कर दूं। इस घटना के बाद तोताराम ने सोचा था कि निर्मला अब उससे प्यार करने लगी, किंतु उल्टा ही हो गया। अब तो वो सारा ही ध्यान बच्चों की परवरिश में लगाने लगी। मनसाराम निर्मला का हम उम्र था, इसलिए वे निर्मला के पास थोड़ा सा जब जाते थोड़ा शर्माता था, किंतु अब वे भी कभी कभी उसके पास आकर बैठने लगा। वे एक इकहरे बदन का शरहारा, सुंदर, हंसमुख, लज्जाशील युवक था। हॉकी और फुटबॉल में अच्छा था, पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। जब वो अपने खेल की बातें करता, हॉकी की, फुटबॉल की बातें करता, तो निर्मला का तो बहुत अच्छा लगता। उसे अपने बचपन के जो गुड्डी गुड्डियाँ का खेल है वो याद आना शुरू हो जाता, क्योंकि उसमें भी अभी बचपना था। तोताराम निर्मला पर जब अपने दंपति विज्ञान के सभी तीर चला चुका था, तभी भी उन्हें सफलता ना मिली तो वे उदास रहने लगा। वे निर्मला के बरकत के रहस्य को जानने के लिए उतावला रहने लगा। उन्हें कि समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैंने इतने पापड़ बेले, निर्मला मुझसे खुश क्यों नहीं हो रही। एक दिन उसकी किसी मित्र ने उसे सलाह दी कि तुम थोड़ा सा जवान बनकर रहा करो, फिटफाट रहा करो, एक यंग से नवयुवकों जैसे कपड़े पाया करो, अपनी मर्दानगी की झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाया करो कि मैंने ऐसे किया उसे किया, तो लड़कियाँ खुश हो जाती है कि मेरा जो मर्द है बड़ा बहादुर है। ना चाहते हुए भी तोताराम ने इस सीख पर अमल करना शुरू कर दिया। वे बन ठन कर रहने लगा, निर्मला को नित अपनी वीरता की झूठी कहानियाँ सुनाने लगा। लेकिन एक इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई कि रुक्मिणी ने आकर कहा कि उनके कमरे में सांप आ गया है। ये बात सुनकर उसकी हवाइयाँ उड़ गई और वह घर से निकल गया। जब वापस आया तो जो मनसाराम था उसने उसे सांप को मार दिया। तो जेब मिटाने के लिए उसने मनसाराम से कहा, मैं तो आ ही रहा था, तुमने क्या क्यों इतनी जल्दी की। निर्मला को उस दिन जब ये पता चला कि तोताराम जी सब जो स्वांग है एक्चुअली अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए कर रहा है, तो उसे तोताराम पर बहुत ज़्यादा तरस आया। उस दिन के बाद निर्मला के व्यवहार में कुछ चेंजेस आने शुरू हुए। उसने अपनी ड्यूटीज़ पर, अपने कर्तव्य पर मिटा देने का निश्चय कर लिया। वकील साहब भी उससे इस परिवर्तन को देखकर चकित रह गए। किंतु उसी दिन जब मनसाराम स्कूल से आया, निर्मला ने उसे स्नेहपूर्वक जलपान करवाया, फिर रोटी पानी खिलाई। तोताराम के टोकने पर निर्मला ने उत्तर दिया कि उसे भी उसके बच्चों के प्रति स्नेह है। देखो, जो बेटा था, चाहे वो एक साल ही बड़ा बड़ा था, है ना, निर्मला से, लेकिन वो उसे माता के रूप में देखता था और निर्मला भी उसे कैसे बेटे की तरह देख रही थी। लेकिन क्योंकि पति
को उसे शक के रूप में देख रहा था कि ये जो मेरी पत्नी है मुझसे छोटी उम्र की है, 20 साल की, तो ये मेरे बेटे से आकर्षित हो रही है, इसलिए मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं बना रही। तो यही कारण हो जाता है कि वो अपने बेटे की मृत्यु का कारण भी बन जाता है। तो इसी शक में, कहते हैं शक जो होता है वो दुनिया को तबाह करता, सारी फैमिली को खोखला कर देता है। तो इसी के कारण सारा ही परिवार एक तरफा ख़त्म भी हो जाता है एंड पे। कहता है किंतु तोताराम के मन में एक डर था, एक ईर्खा का भूत चढ़ गया। उन्हें मनसाराम का जाकर इम्तिहान लेना शुरू किया। किंतु मनसाराम परीक्षा में सफल हुआ तो तोताराम ने उसकी आवारागर्दी जानबूझकर डांटना शुरू कर दिया। तोताराम को निर्मला का अपने पुत्र से स्नेह प्रदर्शन अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने सोचा कि मैं इसे हॉस्टल में भर्ती करा दूंगा। लेकिन निर्मला को ये बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? रीज़न ये था कि वो उससे अंग्रेजी पढ़ रही थी। अगर वो हॉस्टल चला गया तो अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा? अब जो मालूम हुआ कि वो बहुत पछताया कि पुत्र को पहले ही क्यों ना बोर्डिंग में भेज दिया, कि ये तो उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही है ना। तो उसने और जिद पकड़ ली कि नहीं नहीं भी ये मनसाराम घर में नहीं रहेगा, ये बोर्डिंग स्कूल में ही रहेगा। अपने पिता की शंका को मनसाराम ने बांध लिया। उसे अब 16 साल का बच्चा है, उससे भी थोड़ा डाउट हो गया कि मेरे पिताजी मुझ पर ही शक कर रहे हैं। देखो कैसी उस बच्चे की कंडीशन होगी, किस अवस्था में होगा, कितना शॉक लगा होगा उसे। तो अब उसका दम घुटने लगा, इसलिए उसने घर से निकलना बंद कर दिया। जितना इतना बच्चा खेल कूद में अच्छा था, पढ़ने में अच्छा था, इतना हंसी मजाक वाला था, एक अपने पिता की शक का वो शिकार बन गया। वे सारा दिन कमरे में पड़ा रहता। परिणाम ये हुआ कि उसका खिलाड़ी सा जो रिष्ट पुष्ट शरीर था वो बिल्कुल ही हड्डियों का ढांचा बन गया। तो जब उसने पिता ने उसे देखा ऐसे हड्डियों के ढांचे के रूप में, अपने बेटे को देखा कि अंदर ही पड़ा रहता है, कमज़ोर हो गया, तो उसने अपनी बहन को डांटा, तुम उसे सही तरह खिलाती पिलाती नहीं है, सही तरह ध्यान नहीं रखती। फिर उसने अपने मित्रों से सलाह ली कि उसने सलाह दी कि तुम्हें उसे उसके खेल कूद में बाधा नहीं डालनी चाहिए। अगर इस उम्र में ये रियलिटी होती है, जब टीन एज होती है 13 से लेकर 19-20 तक कह लो, बच्ची को अकेला छोड़ दिया जाए तो वो डिप्रेशन में, टेंशन में चला जाता है। उसके साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना ज़रूरी होता है, उसे खेल कूद में लगाओ, बाहर निकालो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके दोस्तों ने सलाह दिया तू उसके चरित्र पर शक कर रहा है, लेकिन अगर युवा अवस्था में वो ऐसे ही अंदर ही बंद रहा, एकांतवास में रहा, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। ठीक है। तो फिर उसने कहा कि मलपी तुम अगर बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करवाना चाहते हो तो करवा दो। कहता फिर उसकी माँ ने भी कहा था कि तुम सारा दिन, फिर जानबूझकर उसने ब्लेम लगा दिया निर्मला पर कि नहीं मैं तो निर्मला के कहने पर तुझे डे बोर्डिंग स्कूल में डाल रहा हूँ। कि उसने कहा कि तू सारा दिन आवारागर्दी करता रहता, ना खेल कूद में जाता, ना पढ़ने के लिए जाता। तो उसी चीज़ का शौक लगा कि निर्मला ने, उसकी माता ने मेरे खिलाफ ये बात क्यों कही। कहता मुंशी जी को महसूस हुआ कि उन्होंने बेटे को अपना शत्रु क्यों समझा। जिस पत्र को क्षण भर आंखों से दूर, क्योंकि पहले बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा स्नेह होता हर माता पिता का, आंखों से दूर देखकर उसके हृदय व्यग्र हो उठता था। उसके प्रति उसका हृदय इतना कठोर क्यों हो गया? निर्मला पुत्र और पिता के बीच में दीवार बनकर खड़ी थी। निर्मला को अपनी ओर खींचने के लिए पीछे हटना पड़ता था, जिससे पिता तथा पुत्र के अंतर बढ़ता जाता था। जिस दिन से तोताराम ने निर्मला के बहुत मेहनत करने पर भी मांसाराम को बोर्डिंग हाउस में भेजने का निश्चय किया था, उसी दिन से निर्मला ने मांसाराम से पढ़ना छोड़ दिया, यहाँ तक कि बोलती भी ना थी। उसे अपने पति के शक्की मिजाज से नफरत होने लगी। मांसाराम से बात करके उसे एक थोड़ी शांति मिलती थी, किंतु उसमें वासना नहीं थी। कोई ये नहीं थी वो उस बच्चे से लेकर उसी की कोई सेक्स फीलिंग्स थी। किंतु मसाराम की बिरकत और उदासी को देखकर उसे थोड़ी टेंशन हो जाती थी। तो वो कुछ कह भी नहीं पाती थी, क्योंकि उसे पता था अगर मैं उसके साथ सहानुभूति दिखाऊंगी तो मेरा पति और उस पर ज़्यादा शक करेगा। उसकी वाणी कर्म दोनों पर ही मोहर लग गई हुई थी। चोर के घर चोरी हो जाने से उसकी जो दशा होती है, इसी समान निर्मला की दशा थी।
तो बेटा आगे टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये नावल बहुत अच्छा लग रहा होगा। थैंक्स बेटा।